हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स क्वेश्चंस के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो एग्जैक्टली आज के क्लास में हम 2 मार्कर्स क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेंसी को समझेंगे और इसमें ऑलमोस्ट हम 10 क्वेश्चंस को समझेंगे क्योंकि हमारा क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसे सीरीज़ में डिवाइड कर दिया है। पहले तो हम अकाउंटेंसी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट 3 मार्क्स के क्वेश्चन को, फिर अकाउंटेंसी, फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के भी कुछ क्वेश्चंस को हम समझेंगे जो कि मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं बताने जा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, एक भी क्वेश्चन मैंने कहीं इधर उधर से नहीं उठाया। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन, जितना भी सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी पीवाईक्यूज थे ना, वो सारे पीवाईक्यूज से मैंने सारे क्वेश्चंस को उठाए हैं और आज की क्लास में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि 2 मार्कर्स होंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेयर तो मैंने एनालाइज किया कि एक सेट में एटलीस्ट 4 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो रिपीटेड थे, मतलब एक सेट में भी था, दूसरे सेट में भी थे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन, ये जो क्लास है, ये सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस तो सारे बोर्ड्स में ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से पूछे जाते हैं और ये सारे बोर्ड्स में सारे चैप्टर्स का वेटेज है और इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो ये सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, वेदर झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आप सबों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो स्किप मत करना क्लास को और पूरा देखो। First question is, show the following information in the balance sheet of Ashoka Club as on 31 March 2021। यहाँ पे अशोका क्लब का एक बैलेंस शीट बनाना है और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स में आपका दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड 2,50,000 रुपीज़ का, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो कि 2,50,000 रुपीज़ के हैं, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो कि 20,000 रुपीज़ के हैं। तो इन सब का यूज़ करके आपको एक बैलेंस शीट बनाना है। मैंने अपने कॉपी में सारे क्वेश्चंस को नोट कर रखा है और इन सारे क्वेश्चंस को मैं मतलब आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बैलेंस शीट बनाना है अगर, ये एनपीओ का क्वेश्चन है और एनपीओ से प्रत्येक सेट में एटलीस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2-2 मार्क्स के प्रत्येक सेट में। ऐसे मैंने एनपीओ के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। दिस इज लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले क्या है, जो भी फंड होता है उसे हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड है तो लिखेंगे टूर्नामेंट फंड एंड इट इज 2,50,000 रुपीज, ओके। तो लिख देंगे 2,50,000 रुपीज। अब अंदर क्यों लिखे, क्योंकि इसमें देखो क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं भी एक्सपेंसेस लिख रही हूँ, आप टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस, सॉरी, लेस करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस लिखोगे और इसे माइनस करोगे, बचा 2,30,000 रुपीज, 2,30,000 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न आया होता तो फिर हम उसे यहाँ पे ऐड करते, लायबिलिटी साइड पे टूर्नामेंट फंड में ही ऐड करते अगर कोई इनकम दिया होता तो। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इनकम नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे कितना है 2,50,000 रुपीज, 2,50,000। अब ये क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट पूरा नहीं होता, इसलिए बस इतना ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, मतलब पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट एनी 2 सिचुएशंस व्हेन कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस। मतलब 2 ऐसा सिचुएशन बताना है जब पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे बोला गया है। देखो, देयर आर 2 कंडीशंस। कभी कभी आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मिलेगा और कभी कभी आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मिलेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि ओनली साझेदारी का विघटन या साझेदारी को बस बंद करना, ठीक है। मतलब जो पार्टनर्स हैं वो अपनी कुछ एग्रीमेंट में चेंजिंग कर रहे हैं, रेशियो में चेंज करने वाले हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब पूरा फर्म ही बंद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कंपलसरी कुछ सिचुएशंस पूछे जा रहे हैं जिसमें कि पार्टनर्स अपने डिसोल्यूशन, अपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो कुछ क्या मतलब, यहाँ पे 2 सिचुएशंस पूछा गया, लेकिन आप बहुत सारे सिचुएशन लिख सकते हो। पहला है आपका चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो। आप जब पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग रेशियो को बदलते हैं, मतलब अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में बदलाव लाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है। और लिख सकते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर या फिर टू देयर एग्रीमेंट और डीड, ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंसी। ये सारे केसेस आप इसमें लिख सकते हो। आई डोंट थिंक कि इसे मुझे लिख के बताना चाहिए, आप नोट करते जाना। नाउ थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, आप लोग इसे ध्यान से देखो। क्या है क्वेश्चन? अजय विजय संजय एंड धनंजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, ये 4 पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ठीक है, इसे हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अजय विजय संजय एंड धनंजय। ठीक है, और इनका रेशियो क्या है? 2:1:1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला गया है कि विजय डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। विजय जो है वो रिटायर होना चाहते हैं। ठीक है, चलो विजय का जो शेयर है वो ये है, और वो रिटायर होना चाहते हैं फर्म से। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 12 लाख रुपीज। देखो यहाँ पे फर्म में गुडविल भी दिया हुआ है पहले से, और ये गुडविल का अमाउंट है 12 लाख। ठीक है, नाउ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन विजय's रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। यहाँ पे अब हमें जर्नल एंट्री करना है जब विजय है वो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, और जब वो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं उस टाइम पे फर्म का जो गुडविल है वो 12 लाख रुपीज है। तो ये गुडविल जो है वो अजय का भी है, विजय का भी है, संजय का भी है और धनंजय का भी है, लेकिन सबका अपना अपना शेयर में है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उनके शेयर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल में उनका कितना शेयर है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है। तो विजय जा रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो न्यू रेशियो कितना है। तो विजय जा रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है, तो सीधा है, सिंपल वाला केस है ये। तो विजय की पार्ट को हटा देते हैं, तो हमारे पास ये बचता है न्यू रेशियो। अब विजय का गुडविल क्या होगा? तो विजय गुडविल, हमें विजय का गुडविल चाहिए, तो निकालेंगे 12 लाख है, और इसमें विजय का शेयर है 2/22456। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम, तो इसका शेयर है 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब ये 4 लाख में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके पास जाएगा, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? तो अजय है, संजय है एंड धनंजय है, लेकिन इनके पास जाएगा भी तो कौन सा रेशियो में? तो ये वाला रेशियो में, न्यू वाला रेशियो में। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखो अजय के पास कितना जाएगा? तो 4 लाख का 2/4, 1 लाख रुपीज। ठीक है, और ये आपका हो गया 2 लाख, मतलब अजय के पास 2 लाख जाएंगे। उसी तरीके से संजय एंड धनंजय का निकालेंगे, तो इनके पास जाएगा 1 लाख रुपीज। ओके, ठीक है, अब हमारा जर्नल एंट्री बनता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा कि जो भी गुडविल का पार्ट है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हें अपने अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी गुडविल है पूरा, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो अपना लेके चला जाएगा विजय। अब देखो लेके चला जाएगा मतलब, तो रिटायरमेंट में हमने पढ़ा है या फिर डेथ में भी पढ़ा है कि सारे पार्टनर्स का अपना अपना गुडविल होता है। ठीक है, तो सबका इसमें पार्ट था, लेकिन जो विजय का पार्ट था वो 4 लाख रुपए था। तो ये 4 लाख रुपए में, ये 4 लाख रुपए का जो नुकसान है वो बियर कर रहे हैं अजय, संजय एंड धनंजय, जिसमें से अजय का 2 लाख का गुडविल जा रहा है, संजय एंड धनंजय का 1 लाख का रुपीज गुडविल जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें एंट्री करना है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? रिमेनिंग को डेबिट करते हैं, तो लिखेंगे अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और फिर क्या है? संजय, तो संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट इज धनंजय, तो धनंजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किनके पास जा रहा है? विजय के पास, टू विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अजय दे रहे हैं 2 लाख, संजय दे रहे हैं 1 लाख एंड धनंजय भी दे रहे हैं 1 लाख, और इस तरह से ये टोटल आपका होता है 4 लाख जो कि विजय के पास था। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करना होता है। नाउ मतलब जो भी सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ ना, साथ साथ उतारते जाना, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज क्योंकि ये सारा हट जाएगा बताते बताते, तो आप फिर नहीं उतार पाओगे। ठीक है, नाउ इट्स क्वेश्चन इज
स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो 3 सेट में आया हुआ था, 3 सेट में, ठीक है। देखो मेरे पास अभी ना मैंने इसमें ईयर नहीं लिखा है कि कौन से ईयर में ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं अभी ईयर नहीं बता सकती, बट येस दे ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सब ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है। नाउ इट्स ऑफिशियल वेबसाइट से, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से जितने भी पीडीएफ्स डाउनलोड किए गए थे उनमें से उठाया हुआ है सारा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो सबसे पहले आप लोग समझो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है कि कोई बिजनेस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे कैश पोजीशन असेसमेंट, मतलब ये पता किया जाता है कि बिजनेस का पोजीशन क्या है, ठीक है। इससे किसी भी बिजनेस के एबिलिटी का पता चलता है कि वो कितना कैश है उसके पास और वो कितना कैश जनरेट कर सकता है, ठीक है। सेकंड वन आप बोल सकते हो कि टू एनालाइज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो को पता करना, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव हुए। और लिख सकते हो कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, कंपेयर करना कि कितना आया था और कितना जा रहा है, तो ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंपैरिजन कर सकते हैं। और आप इसमें लिख सकते हो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितने आपके इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे हैं और इस हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट बच रहा है, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ओके। नाउ इट्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन सपोर्ट। देखो हम जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं या कैश फ्लो जब भी हम किसी कंपनी या बिजनेस का देखते हैं तो उसमें 3 तरह के एक्टिविटीज होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड वन वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो 3 तरह के एक्टिविटीज होते हैं। तो तीनों तरह के एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस से ऑपरेटिंग कैश और इनफ्लो और आउटफ्लो का पता चलता है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है कितना जा रहा है ये पता चलता है। तो लॉन्ग टर्म में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का भी पता हम करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। नाउ इट्स प्रेडिक्टिंग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। फ्यूचर को प्रेडिक्ट हम कैसे कर सकते हैं? जनरली जब किसी भी कंपनी का हम या बिजनेस का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को देखेंगे तो इससे एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि उसका सिचुएशन कैसा चल रहा है, उसका जो कंपनी है वो चल कैसे रही है, और जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर कैसा परफॉर्म करेगी या और इसमें क्या बदलाव आएंगे या क्या सुधार आएंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अब नाउ इट्स 5 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं। क्वेश्चन इज सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ नवजीवन क्लब एज ऑन 31st मार्च 2021। देखो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास एनपीओ का, ठीक है। मतलब सोच लो कि एनपीओ कितना इंपॉर्टेंट है। एनपीओ से ही अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और आ गया, वो भी एनपीओ का ही। मतलब ये बैलेंस शीट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है एनपीओ का। तो इसमें भी आपको बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट का वैसे ही परफॉर्मा बनाना होगा। तो ऊपर में लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ नवजीवन क्लब, ओके। और ये है डेट यहाँ पे दिया हुआ है एज ऑन 31st मार्च 2021, ओके। नाउ अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा लायबिलिटीज है, एसेट्स अमाउंट, ओके। चलिए ये हमारा हो गया। सबसे पहला देखो क्या गिवन है। फर्स्ट वन इज प्राइज फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये 1 अप्रैल 2020 का है। मतलब ये एज ऑन 31st मार्च 2021 का तो नहीं है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। तो क्या हम इसे यहाँ नहीं दिखाएंगे? ऑब्वियसली हम इसे दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट है, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31st मार्च अगले साल का ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट है। तो यहाँ पे प्राइस फंड लिखेंगे तो प्राइस फंड लिख देते हैं एंड अमाउंट इज 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे लिखेंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक। फिर है डोनेशन फॉर प्राइस फंड। अब प्राइस फंड के लिए डोनेशन आया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे डोनेशन एंड इट इज 80,000 रुपीज, तो 80,000 लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब हमें इसे 2,80,000 लिखना होगा। नाउ अब क्या है, प्राइजेस अवॉर्डेड ड्यूरिंग 2020 एंड 2021। अब इसी साल में प्राइज भी कुछ दिए गए, तो प्राइज दिए गए इसका मतलब है कि ये फंड में माइनस होगा। फंड से ही दिया जाता है एनपीओ में, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और कहीं से कोई सोर्स है नहीं, जो भी होता है वो फंड से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेस करना होगा, प्राइज अवॉर्डेड पूरा लिखना, ठीक है। और ये है आपका 60,000 रुपीज, तो 60,000 लिखेंगे और माइनस कर दो, तो 2,20,000 बचता है। बस एसेट साइड दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हमें बैलेंस शीट बनाना होता है, ठीक है। बैलेंस शीट को एकदम खा जाओ एनपीओ का, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
स्टेट एनी टू सिचुएशंस व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस ऑन कोर्ट्स ऑर्डर। देखो, जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है ना, तो अलग अलग तरीके से होता है। पहले एग्रीमेंट के बेसिस पे हो सकता है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से हो सकता है, या फिर पार्टनर्स खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दो सिचुएशन पूछा जा रहा है जिसमें पार्टनरशिप जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से खत्म हो जाता है, मतलब कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि अब आप पार्टनरशिप को नहीं चलाओगे, खत्म कर दो। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन होगा? तो पहला सिचुएशन होगा कि व्हेन अ पार्टनर्स बिकम इनसेन, जब कोई पार्टनर इनसेन हो जाता है। ठीक है, मतलब इनसेन का मतलब यहाँ पे पागल से है, मतलब जब कोई पार्टनर पागल हो जाता है, ठीक है, तब कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि आप फर्म को बंद कर दो। नाउ इट्स व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, मतलब जब कोई पार्टनर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है कि अब वो पार्टनरशिप में नहीं रह सकता परमानेंटली। ठीक है, टेम्पोररी नहीं, परमानेंटली। अब उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है या कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कुछ भी कि अब वो पार्टनरशिप को बियर नहीं कर सकता, वो आगे नहीं चला सकता, तब इस टाइम पे भी कोर्ट का ऑर्डर आता है। और क्या है, देखिए, when a partner has transformed the whole of his interest in the firm to the third party, मतलब जब कोई पार्टनर अपना पूरा का पूरा राइट या अपना पूरा का पूरा चीज जो है वो किसी थर्ड पार्टी को सौंप देता है या दे देता है, तो उस टाइम पे भी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। और भी बहुत सारे सिचुएशंस है, हो सकता है कि उनका एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि पार्टनरशिप को अब समाप्त करना है। और भी अलग अलग सिचुएशन है कि कोर्ट देखती है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो भी वो ऑर्डर देती है कि आप पार्टनरशिप फर्म को खत्म करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कोई दो ही पॉइंट लिखना था तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप लिख सकते हो। ये 2 ही मार्क्स के क्वेश्चंस अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चंस को फिर हमें सॉल्व करना है, एंड ये क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ही है पार्टनरशिप का। देखो क्या है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी जो है वो फर्म में पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 6:5:4। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2021। ओके, ए डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अच्छा, रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन है ये भी। अगेन देखो, अभी हमने रिटायरमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिमिलर क्वेश्चन था, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन एक और मिल गया हमें। मतलब ये भी कितना इंपॉर्टेंट है देख लो। ए डिसाइड किए हैं कि फर्म में, मतलब ये फर्म से मतलब वो रिटायर होंगे। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एज रिटायर वॉज वैल्यूड एट 90,000 रुपीज। मतलब ये कि जब फर्म से ए जा रहा था, रिटायर हो रहा था, उस टाइम पे फर्म का गुडविल 90,000 रुपीज था। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन एज रिटायरिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। सेम क्वेश्चन जो कि अभी हमने सॉल्व किया, इसमें भी यही बोल रहा है कि आपको जर्नल एंट्री करना है बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए जब ए रिटायर हो रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अभी वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और मुझे आंसर लिखो कॉमेंट में। मैं तो भी बताऊंगी ही, बट पहले आप करो। ठीक है, चलो ठीक है, इतना टाइम हो गया। अब आप पॉज करके अगर बना लिए हो तो वेल एंड गुड, और नहीं बनाए हो तो यहां देख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन है कि ए बी और सी जो है वो पार्टनर्स है फर्म में, तो अगेन हम लिखेंगे A:B:C इज इक्वल टू 6:5:4। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए रिटायर्स, ए जो है वो चला जाता है, तो अगेन अब हमारा जो न्यू रेशियो बचेगा, ठीक है, ए के जाने के बाद बी और सी का, ये होगा 5:4। ठीक है, बाकी कोई केस वगैरह नहीं लिखा, इसलिए ये सिंपल होगा 5:4। चलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्म का गुडविल देखते हैं, तो फर्म का गुडविल है 90,000 रुपीज, जिनमें से आपके पास एज शेयर ऑफ गुडविल इज, ए का जो गुडविल है इज 90,000 इंटू ए का शेयर कितना है 6/15, और ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पूरे फर्म में से 90,000 गुडविल में से 36,000 गुडविल जो है वो ए का था, लेकिन अब ए जा रहा है तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको अपने शेयर में से देना पड़ेगा। मतलब इनको जो है वो ये 36,000 गुडविल जो है वो फर्म का उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे देंगे, देखिए, ए कितना देगा, और सॉरी ए तो खुद ही जा रहा है, बी और सी कितना कितना देंगे। तो 36,000 रुपीज थे, जिनमें से 5:4 न्यू रेशियो है ना, तो न्यू रेशियो के आधार पे 5/9 इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ₹20, मतलब 20,000 बी देने वाले हैं। एंड अगेन सेम कंडीशन, ये अब इनका 4/9, ये 16,000 जो है वो सी देने वाले हैं। ओके, हो गया 36,000, देख लो, है ना। अब हमें जर्नल एंट्री करना होगा, तो सेम वही जर्नल एंट्री होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करो, बीज कैपिटल अकाउंट इज डेबिट
C's capital account is again debit to what? A is going ना, so A's capital account, ठीक है। तो B में जाएंगे 20,000 रुपीज, C में जाएंगे 20,000 रुपीज और यहाँ पे 36,000 रुपीज, ठीक है। दैट मच इजी, मतलब इतने इजी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, देख लो। चलो ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन जो है, दिस इज प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अमन वेलफेयर क्लब। अगेन बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आपको ये सब जो क्वेश्चन है उनको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखो अगेन आपको फिर मैं अब बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ना हो, बट हमारा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम कर सकते हैं। देखो क्या है कि आपको इसमें टूर्नामेंट फंड दिया है, फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस, इनमें से आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो अगेन बैलेंस शीट बनाने के लिए चलो बना ही देती हूँ, ठीक है। फिर से आपको ऐसे ही बैलेंस शीट बनाना होगा। अब मैं ना फॉर्मेट को इरेज करूंगी ही नहीं, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो अब फॉर्मेट को इरेज करना ही नहीं है, ओके। ये आप ऊपर में लिख दोगे, किसका है? बैलेंस शीट ऑफ अमन वेलफेयर क्लब, अमन वेलफेयर क्लब, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? टूर्नामेंट फंड, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड लिखेंगे TF, हाउ मच इट इज? 18 लाख, 18 लाख लिख देंगे, प्लस डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन आया है, तो भाई डोनेशन तो हमें ऐड करना होता है, तो 5 लाख ऐड कर देंगे, ये हो गया 22 लाख रुपीज, ओके। नाउ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को ऐसा मत करना कि इधर 22 लाख हो रहा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 22 लाख के हैं तो इधर एसेट्स में दिखा देते हैं, नहीं। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि होता है एक्सपेंसेस जो है वो एसेट्स होते हैं, लेकिन हमें उधर नहीं दिखाना, हमें इधर माइनस करना होता है, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, तो 22 लाख ये हो जाएंगे 0, बस, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। नाउ द क्वेश्चन इज स्टेट एनी 2 सिचुएशंस व्हेन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस बाय एग्रीमेंट। देखो अब यहाँ पे फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन एग्रीमेंट के आधार पे, तो कोई 2 सिचुएशन बताना है कि जब एग्रीमेंट के आधार पे फर्म का डिसोल्यूशन हो। तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन इज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की सहमति से, ठीक है, एग्रीमेंट के अनुसार सारे पार्टनर्स की सहमति से ये फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। सेकंड, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कि पार्टनर्स के बीच में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट या क्या क्या डीड हुआ था, इस आधार पे भी एग्रीमेंट से फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, ओके। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट तो ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है हमने, तो 1-2 क्वेश्चंस को और एक्स्ट्रा करेंगे ही इस क्लास में। द क्वेश्चन इज एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स वाई और जेड जो है वो फर्म में पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:3:2 है। फिर एक क्वेश्चन इज वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, वाई जो है वो फर्म से चला जाता है। फिर से अगेन रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, मतलब रिटायरमेंट से 2 मार्कर्स के क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, देख लो। और साथ ही साथ बैलेंस शीट जो है वो NPO का आने वाला है बहुत सारा। तो यहाँ पे है कि एक्स वाई और जेड हैं पार्टनर्स और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, ओके। नाउ वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, वाई यहाँ से इस बार जा रहा है, वाई रिटायर्स, ओके, नो प्रॉब्लम। Y retired from the firm and X and Z decided to share future profit, और यहाँ पे X और Z जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट को डिसाइड कर रहे हैं। तो X और Z का यहाँ पे अब क्या बचेगा? देखो Y तो जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 5:2 है। वैसे भी यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। Y retired from the firm and X and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2। न्यू रेशियो यहाँ पे अब दिया हुआ है, ये है न्यू रेशियो, ठीक है, या न्यू शेयर बोल सकते हैं। कैलकुलेट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ एक्स एंड जेड। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है एक्स और जेड का, ठीक है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए याद करो क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग जब निकालना होता तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड। तो एग्जैक्टली हम वही करेंगे यहाँ पे। गेनिंग रेशियो या फिर गेनिंग शेयर, शेयर लिखते हैं रेशियो नहीं, गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओके। तो x गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू है तो 3/5 माइनस ओल्ड वाला कितना था, देखो 5/5, 3 8 और 2 10,
सॉल्व कर दो इन्हें तो 10 आता है, और यहाँ पे हो गया 6 - 5 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब तो x का पता चला है, y का तो मिलेगा नहीं, z का निकालते हैं। z शेयर क्या है, न्यू में है z का 2/5 माइनस 2/10, तो इट इज, यहाँ बताती हूँ, 10 और 5 में 2 आता है, 2 to 4 - 2 इज इक्वल टू 2/10। मतलब कि टोटल अगर रेशियो पता करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x गेन्स 1/10 शेयर एंड जेड्स गेन 2/10 शेयर। ओके, लेकिन यहाँ पे रेशियो अगर पूछे तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1/10 इज टू 2/10, मतलब 1:2, गेनिंग रेशियो 1:2 होगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तरह के सिमिलर क्वेश्चंस को हमने कर लिया है, तो एक एक्स्ट्रा और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, नेचर एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस बताना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस और नेचर के आधार पे। तो सबसे पहले नेचर के आधार पे अगर देखा जाए तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक का समरी है, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। लेकिन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ओनली एनपीओज में बनाया जाता है फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर क्लब्स, लेकिन कैश बुक जो है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया जाता है। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इट इज लाइक रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कैश बुक का समरी है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लेकिन यही कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ में बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में बनाया जाता है। ये हो गया नेचर। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये आपको बैंक में बैलेंस कितना है ये बताता है, कि टोटल बैलेंस इन बैंक या फिर क्लोजिंग या कैश इन बैंक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट बताता है। ठीक है, मतलब लास्ट में जो इसका अमाउंट आता है, जो बैलेंस निकलता है, वो या तो आपका बैंक में बैलेंस होगा या फिर कैश बैलेंस होगा, कैश इन हैंड वाला बैलेंस, या तो फिर ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, दो ही सिचुएशन है, बैंक में आपका अमाउंट इतना ज्यादा हो सकता है या फिर अपोजिट साइड आए तो कम हो सकता है। वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। ठीक है, इसमें पता चलता है कि एक्सपेंडिचर ओवर इनकम और इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर इनकम साइड ज्यादा है और तब बैलेंस आया है, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, या फिर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा आया है और तब बैलेंस निकलता है, इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 11 क्वेश्चंस को समझा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, 2 मार्कर्स क्वेश्चन। 2 मार्कर्स क्वेश्चन की अब एक और सीरीज को करेंगे। आज 11 क्वेश्चंस को समझें। मेरा टारगेट तो 50 क्वेश्चंस करवाने का है। ठीक है, 2 मार्कर्स इंपॉर्टेंट। तो जब तक 50 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते मैं कोशिश करूंगी इसे नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहना हमारे चैनल, और हाँ, मिलकर अच्छा स्कोर करेंगे। ओके।